अगर कोई भारत का नागरिक है और वो लगातार भारत के बाहर रहता है तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी? एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई में आखिर फर्क क्या है? और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और एनआरसी को लेके देश में इतने बड़े दंगे क्यों हुए? तो ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी हो, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी तैयारी करते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं हूं प्रीति सिंह, आप देख रहे हैं स्टडी मंत्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे नागरिकता को अर्जित करने के तरीके कौन से होते हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं जो जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अगर चाहे तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। हमने लास्ट वीडियो में भी ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, एक बार फिर से डीप में इसको जानेंगे कि कैसे कौन कौन सी वो तरीके हैं जिनके द्वारा कोई एक व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? प्राप्त करने के तरीके हमने बात करी थी, 5 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जन्म से, बाय बर्थ, दूसरा होता है वंशक्रम से या रक्त संबंध से या फिर रक्त संबंध, मीन्स बाय डिसेंट। तीसरा तरीका होता है पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, मीन्स बाय रजिस्ट्रेशन। एंड चौथा तरीका होता है देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। एंड पांचवा जो तरीका होता है वो होता है कोई भी क्षेत्र भारत अगर कहीं का अर्जित करता है तो उसके द्वारा क्षेत्र अर्जन या फिर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ऑफ टेरिटरी। ठीक है ना? तो सबसे पहले जानेंगे जो हमारा जन्म से तरीका है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब जन्म से जो हमारी बात है, बाय बर्थ, हमने जाना था कि जो आर्टिकल 5 to 11 है वहां पे क्या होता है, वहां पे जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम के लोगों के लिए वो प्रावधान था कि कौन भारत का नागरिक बनेगा और कौन भारत का नागरिक नहीं बनेगा। लेकिन जो ये वाले प्रावधान है इसके अकॉर्डिंग अगर आज कोई व्यक्ति चाहता है भारत का नागरिक बनना, उसके लिए क्या क्या मतलब चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है ना? तो जन्म के जो द्वारा है उसमें क्या होगा, पहली जो चीज होगी वो होगी यदि किसी व्यक्ति का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो भारत में भारत में कब हुआ हो, भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद अगर हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। भारत के बाद हुआ है तो क्या होगा, वो जो व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक होने का हकदार होगा, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस व्यवस्था की तो इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो भारत आता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, सपोज कोई रशिया का है, कोई यूके का है या फिर यूएसए का, कहीं का भी है और वो क्या क्या करता है, वो भारत के अंदर आता है। ठीक है, सपोज कि ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे उसका बच्चा पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक होगा बच्चा। ठीक है, सपोज कि कोई रशिया का व्यक्ति है, ठीक है, कोई रूस का व्यक्ति है और वो भारत आता है। ठीक है, उसके साथ उसकी वाइफ भी है, दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं और जो उसकी वाइफ है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, मतलब बर्थ का टाइम है
मतलब बच्चे के। और क्या होगा, वो भारत आते हैं और भारत में आकर के इस लेडी ने यहाँ पे किसी बच्चे को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, जब इस बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया तो ये जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉरी मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 26 जनवरी 2050 के बाद में भारत में पैदा होता है, वो कभी भी हो सपोज मतलब 1954 में हुआ हो, 60 में हुआ, कभी भी हुआ हो, तो वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, कोई पाकिस्तान से आता है सपोज भारत में, तो वो क्या होगा, मतलब उसकी कोई प्लानिंग है इस तरह की कि मतलब वो हम अपना बच्चा यहाँ पे आके पैदा करता है ना, तो क्या होगा कि मतलब वो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है ये वाली चीज, है ना। जैसे कि कोई आतंकवादी समूह है तो वो उस चीज का फायदा उठा सकता था। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक दूसरी बात जोड़ी गई, जो कि क्या थी, दूसरी बात जो थी वो थी कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक क्या हो, भारतीय होना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति होगा, वो जो बच्चा होगा, वो क्या होगा, भारत का नागरिक बनने का हकदार होगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और ये कब जोड़ा गया, ये जो है ये यहाँ पे 1987 में जोड़ा गया था, 1987 में जो है इसको जोड़ा था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ये है, जो हमारा मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कौन सा, 1955 वाला, उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें थी, पांच मतलब चीजें थी। तो इसी में क्या हुआ, इसी में जब अमेंडमेंट हुआ मतलब 87 में, ये जो हमारा एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट में क्या हुआ, 1987 में चेंज हुआ। और जब इसमें चेंज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि माता या पिता में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी कंडीशन में क्या होगा, कोई एक भारतीय नहीं, भारतीय नागरिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भारतीय नागरिक हो। क्योंकि भारतीय तो कोई भी हो सकता है, हमने बात करी थी पहले भी कि मतलब भारत में जो रहने वाले होते हैं वो कौन कौन, भारतीय भी हो सकते हैं, मतलब भारत के नागरिक भी होना चाहिए, हो सकते हैं, भारत के नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं। ठीक है, और कौन हो सकते हैं, अवैध प्रवासी भी हो सकते हैं और शरणार्थी भी हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दूसरा जो हमारा क्लॉज जोड़ा गया उसके अकॉर्डिंग माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी जो उनका बच्चा होगा वो क्या होगा, भारत का नागरिक बनने का अधिकारी होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या है कि माता या पिता में से सपोज की माता जो है वो इंडिया की है और उसका फादर किसी और कंट्री का है, तो यहाँ पे भी मतलब कुछ ना कुछ लूप होल इस तरह के थे। सपोज कि यहाँ पे जो हमारा कोई मेल है वो पाकिस्तान जाए और वहां पाकिस्तान जाकर के वहां की किसी लड़की से शादी कर ले और उसको लेकर के वो भारत आ जाए, तो यहाँ जो बच्चा होगा उनका वो क्या होगा, भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, है ना। तो इस चीज का भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पे सीबीआई है, सीआईडी है ना, रॉ है, तो क्या है वहां पे भी इसी तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो क्या होगा कि कोई भी इस तरह का फायदा उठा सकता है, कोई भी आतंकवादी संगठन। तो यहाँ पे भी कहीं ना कोई लूप होल था। अब क्या किया गया, जो तीसरी बात यहाँ पे जोड़ी गई, एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ा गया 2003 में। क्या जोड़ा गया कि माता और पिता जो है वो दोनों भारतीय नागरिक हो, दोनों क्या हो, दोनों भारतीय नागरिक हो, दोनों भारतीय नागरिक हो अथवा क्या हो, अथवा एक भारतीय हो, एक भारतीय हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर कोई भी है, मतलब फादर सपोज कि इंडिया का है, तो उसकी जो मदर होनी चाहिए वो मतलब अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल इमिग्रेंट ना हो। मतलब अगर वो भारत आई है तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसी कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा होगा वो भारतीय नागरिक बनने के योग्य होगा। ठीक है। आप लोगों ने एक केस सुना होगा सीमा हैदर का, जो कि भारत आई अपने बच्चों को लेकर।
तो क्या यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या वो भारतीय नागरिकता मतलब लेने की अधिकारी है? उसके पास क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है? क्या वो प्रॉपर मतलब अपने पास पासपोर्ट और वीजा लेके आई है? तो ऐसा तो नहीं, ऐसा तो जो है नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था। वो लेके नहीं आई, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वो भारत की नागरिक होगी? है ना, और भी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे इस तरह की। तो क्या है कि जो माता या पिता में से कोई भी भारत का है तो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उसके पास प्रॉपर मतलब उसका पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। अगर वो उस कंडीशन में भारत आता है और जो उसका दूसरा पार्टनर है मतलब इंडियन सिटीजन है, तो क्या होगा उस कंडीशन में जो उनका बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। आगे बात करते हैं हम लोग वंश क्रम के अकॉर्डिंग। तो वंश क्रम से जो नागरिकता मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वंश क्रम के अकॉर्डिंग, वंश क्रम से, है ना, बाय डिसेंट। तो इसमें क्या प्रोविजन होंगे? इसमें बात होगी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है, मतलब विदेश में होता है, विदेश में होता है, और उसका पिता जो है वो क्या है? भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक है। तो उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा? भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा। ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई भी इंडियन सपोज है हमारा, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन है, और वो क्या करता है? वो भारत के बाहर जाता है, ठीक है, वो अब्रॉड जाता है, किसी भी देश में जाता है, वो रशिया में जाता है, यूके में जाता है, कनाडा जाता है, कहीं भी जाता है, ठीक है ना, किसी भी पर्पज से मतलब जाता है। सपोज कि वो स्टडी करने वहां पे जाता है या फिर बिजनेस करने जाता है, तो क्या होगा? वहां गया वो और वहां की कोई भी मतलब फीमेल के साथ उसने शादी कर ली, वहां जाके उसने क्या कर ली? वहां की लड़की से शादी कर ली, जिसके पास कहाँ की मतलब सिटीजनशिप है? अब्रॉड की सिटी की, किसी भी देश की है नागरिकता, ठीक है ना, कनाडा की है, यूके की है, या फिर किसी भी और कंट्री की है। तो क्या होगा? वहां जाके उसने शादी कर ली और उनके वहां पे जाके बच्चे हुए, ठीक है, जिसका जो पिता है वो कौन है? भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक है इनका पिता, इस बच्चे का। तो इसको क्या होगा? इसको भारतीय नागरिकता मिलेगी, ये अधिकारी होगा भारत का नागरिक बनने की, क्योंकि इसका जो पिता है वो क्या है? इंडियन है। इस क्लॉज में क्या बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, उसका पिता कौन हो? भारतीय नागरिक हो, तो वो बच्चा जो होगा क्या होगा? भारत का नागरिक बन सकता है। तो इस तरह से अगर कोई जाता है वहां पे, तो वो जो है वो वहां शादी करता है और बच्चा होता है उनका, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ पिता की बात की गई है, माता की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस चीज को लेकर देश में बहुत सारे आंदोलन हुए। माता का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो मतलब क्या है? माताओं के साथ यहाँ पे भेदभाव किया गया है, कोई भी जेंडर इक्वलिटी नहीं है ना। यहाँ पे क्या है? लैंगिक समानता की बात तो की नहीं गई है। तो इसलिए क्या हुआ? देश में बहुत सारे विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, और इस बात को मान लिया गया। और क्या हुआ? दूसरा क्लॉज एक जोड़ा गया यहाँ पे। दूसरा क्लॉज जो था वो क्या था? पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात जो थी अब क्या की गई कि यदि माता या पिता, माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होगा, पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होगा, तो क्या होगा? उनकी जो संतान होगी वो, उनकी संतान भारत का नागरिक बनने के योग्य होगी, भारत का नागरिक बनने के योग्य होगी, ठीक है ना। वो जो है, अब चाहे माता हो या पिता हो, अगर कोई भी मतलब फीमेल है वो भी अगर बाहर जाती है, अब्रॉड जाती है, किसी भी देश में जाती है और वहां पे जाकर वो शादी कर लेती है और उनका कोई बच्चा होता है, तो वो भी क्या होगा? भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा। तो इस तरह से दो बातें हुई। अब क्या हो, एक जो और चीज होगी यहाँ पे क्या होगी, जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या करना होगा? 1 वर्ष के अंदर
जो है मतलब पंजीकरण कराना होगा। 1 वर्ष के अंदर उसके जन्म के बाद में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो बच्चे के जन्म के बाद क्या होना चाहिए? बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। कराना जो है वो अनिवार्य होगा। कहाँ कराना होगा रजिस्ट्रेशन? तो रजिस्ट्रेशन जो है वो एम्बेसी में कराना होगा, दूतावास में कराना होगा, है ना? तो या फिर भारत में आकर के भी जो है मतलब भारत सरकार को सूचना दे करके रजिस्ट्रेशन बच्चे का कराया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष के अंदर अगर मतलब 1 वर्ष के अंदर नहीं कराया गया, किसी भी कारण से कोई भी परिस्थिति इस तरह की बनती है कि उस टाइम जो है रजिस्ट्रेशन कराना पॉसिबल नहीं जो है नहीं हो पाया, तो बाद में भी वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने मतलब वो भारत आकर के भारत सरकार से ये सारी सूचनाएं मतलब दे करके बात कर सकती हैं कि हम एक और अब क्या है, अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा बच्चा है उसको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए, तो इसीलिए भारत सरकार अगर चाहेगी तो इस चीज पे वो कंसीडर कर सकती है, विचार कर सकती है और जैसा सही जो लगेगा वैसा वो फैसला कर सकती है। ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के जो नागरिकता मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी? पंजीकरण के द्वारा। तीसरा हमारा पॉइंट है पंजीकरण के द्वारा या फिर रजिस्ट्रेशन, है ना? तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? किसका किया जाएगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा जो भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको पंजीकरण के द्वारा यहाँ पे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना? देखेंगे क्या क्या चीजें इसके लिए होनी चाहिए। तो अगर कोई भारत का मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति मीन्स PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो होगा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग पंजीकरण करा के भारत में आकर के रजिस्ट्रेशन करा करके जो है उनको यहाँ पे भारत की नागरिकता मिल सकेगी। क्या क्या चीजें इसके लिए होनी चाहिए? तो जो ऐसा व्यक्ति है उसको 7 वर्ष भारत में रहना होगा लगातार। ठीक है ना? इस व्यक्ति को क्या होगा? इसके लिए 7 वर्ष भारत में रहना होगा, 7 वर्ष भारत में निवास करने की शर्त, निवास करने की शर्त, जिसमें कि क्या होगा जो 6 साल होंगे हमारे मतलब जो 6 ईयर होंगे वो कैसे होंगे मतलब टुकड़ों में मतलब रह सकते हैं कभी भी टुकड़ों में। और जो 1 साल होगा वो जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो उसके जस्ट 12 महीने होंगे, जो 12 मंथ जो होंगे वो क्या होगा उन वहां पे लगातार भारत में रहना होगा, उसमें लगातार भारत में रहना होगा। मतलब इस बीच ये जो 12 महीने इसके बीच में वो कहीं भी नहीं जा सकता है व्यक्ति जिसको नागरिकता चाहिए। ये वाले जो 12 महीने होंगे वो लगातार जो है भारत में उसको रहना होगा। ये चीज हुई। और और क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई सपोज के मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो उन दोनों के लिए ही जो है हस्बैंड वाइफ है कोई, तो उन दोनों के लिए ही दोनों शर्तें होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आ गया और दूसरा उसका पार्टनर बाद में आता है तो उनको जो है मतलब कोई ना कोई छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों को ही लगातार मतलब दोनों को ही सब मतलब 7 वर्ष जो है वो भारत में रहना होगा। उसके बाद में जो लगातार 12 महीने के बाद में उनको क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। ठीक है, उनको अप्लाई करना होगा और क्या करना होगा? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर मतलब स्वीकार होता है उनका रजिस्ट्रेशन, तो उनको क्या है भारत की नागरिकता यहाँ पे मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
और सपोज कि उनके कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो यहाँ पे उनकी जो मतलब नागरिकता है या फिर उनका जो मतलब रजिस्ट्रेशन है, उनका जो फॉर्म है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक आप लोगों को। पंजीकरण के द्वारा कैसे मिलेगी नागरिकता, 6 वर्ष रहना होगा और 1 साल जो है वो कैसा होगा, लगातार रहना होगा भारत में। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर चाहेगा पीआईओ होना चाहिए वो, हम हाँ यहाँ पे एक चीज चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, पीआईओ कौन होते हैं। तो इस तरह से जो है कोई अगर पीआईओ है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, देशीयकरण या फिर बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, किसको मिलेगी ये मतलब नागरिकता, ये जो यहाँ पे नागरिकता मिलेगी वो विदेशियों को मिलेगी, है ना। सपोज कोई विदेश का व्यक्ति है, कोई विदेशी है, मतलब किसी भी देश का है, वो भारत आता है, वो भारत घूमता है, उसको भारत अच्छा लगता है, यहाँ उसके दोस्त बनते हैं, उन लोगों से मिलता जुलता है, भारत के गांव जाता है और भारत के गांव उसको कैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उसको भारत का कल्चर अच्छा लगता है और अब उसने डिसाइड किया कि वो भारत में की नागरिकता जो है मतलब लेना चाहता है, वो भारत में परमानेंट जो है भारत में ही रहना चाहता है, तो इसलिए उसको भारत की अब नागरिकता चाहिए। तो इसलिए क्या है, इसके द्वारा मतलब देशीयकरण के द्वारा क्या है, उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्या क्या चीजें होंगी उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के जो होगा वो विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान, नागरिकता देने का प्रावधान। ठीक है ना। और एक चीज और यहाँ पे होनी चाहिए कि देश का वो विदेशी है, उस देश में भी इसी तरह के प्रावधान होने चाहिए, मतलब वहां भी देशीयकरण के द्वारा नागरिकता देने की मतलब कंडीशन जो है वो होनी चाहिए, है ना। सपोज कि कोई मतलब कोई व्यक्ति कनाडा का है, तो कनाडा का है तो वहां भी सेम इंडिया की तरह ही क्या है मतलब होना चाहिए, वहां भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान होना चाहिए, जैसे कि भारत में हमारे यहाँ पे है। ठीक है ना। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है शर्त है वो क्या है, मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति को मतलब जब वो अप्लाई करेगा नागरिकता के लिए, अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा उसको, नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले अप्लाई करने से पहले लगातार भारत में, लगातार भारत में क्या करना होगा, निवास करना होगा, लगातार भारत में 12 महीने निवास करना होगा। ठीक है, भारत में निवास करना होगा। और साथ में क्या हो मतलब होगा, और साथ ही इसके पूर्व, इसके पूर्व 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहना होगा, रहना होगा। मतलब टोटल कितने महीने हो गए यहाँ पे, सॉरी तो मतलब टोटल कितने साल हो गए यहाँ पे, 12 महीने क्या होगा, लगातार निवास करना होगा। जैसे कि अभी हमने देखा पीआईओ जो होंगे उन लोगों को क्या करना होगा वहां पे, उन लोगों को 7 ईयर जो है वो मतलब टोटल होगा और 1 साल जो है उनको लगातार रहना होगा जबकि वो अप्लाई करेंगे, है ना। वैसे ही सेम यहाँ पे है कि जब वो अप्लाई करेंगे, सपोज कि आज 24 मार्च है, ठीक है, 24 मार्च है आज 2026, तो उसको लगातार जो है 24 मार्च 2025 से भारत में जो है यहाँ पे रहना होगा लगातार। उसी कंडीशन में क्या है वो अप्लाई कर सकता है। और उसके पहले क्या होगा, उसके पहले के जो 14 वर्ष है उन 14 वर्षों में से 11 वर्ष जो है उसको भारत में रहना होगा। मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे, 11 + 1 = हमारे 12 ईयर जो है वो ऐसे व्यक्ति को भारत में मतलब रहना होगा जिसको कि देशीयकरण के द्वारा नागरिकता चाहिए। मतलब कि जो भी विदेशी व्यक्ति है उसको टोटल 12 वर्ष के अंदर अगर वो भारत में रहेगा, 12 वर्ष भारत में रहेगा तो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी।
और भी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर? वो जो व्यक्ति है, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? मतलब उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र जो है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। चरित्र यहाँ पे उसका अच्छा होना चाहिए, प्लस रहने की विल होनी चाहिए, मतलब रहने की, भारत में रहने की जो है उसकी इच्छा होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? दूसरी बात जो है उसको, हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें अभी फिलहाल जो है वो 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए। 12वीं अनुसूची की भाषाओं में से क्या होना चाहिए? एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है ना? और क्या होना चाहिए? तीसरी बात जो है उसको संविधान की शपथ लेनी होगी, है ना? संविधान में श्रद्धा की शपथ। श्रद्धा की शपथ। अगर कोई व्यक्ति ये सारे काम करता है तो उसको क्या है? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, क्या क्या कोई भी व्यक्ति है, कोई बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, क्या उसको भी इन्हीं सारे प्रोविजंस को फॉलो करना होगा तभी उसको मिलेगी? है ना? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल है तो उसके लिए, मतलब सपोज कि किसी व्यक्ति को कला में, है ना, कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, या फिर विश्व शांति, विश्व शांति और लोक कल्याण का कोई व्यक्ति है तो उसको क्या होगा? तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है तो इस कंडीशन में क्या होगी? उस व्यक्ति को तुरंत नागरिकता मिल जाएगी, जैसे कि अदनान सामी को नागरिकता मिली है। तो इस तरह से हमने समझा देशीयकरण के द्वारा, ठीक है ना? आई आप लोग को समझ आई होंगी सारी बातें। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। क्षेत्र अर्जन के द्वारा नागरिकता। आगे क्या है? क्षेत्र अर्जन के द्वारा। तो क्षेत्र अर्जन मतलब बाय इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, मतलब सपोज कि जैसे कि हमने देखा कि कौन कौन से हम लोगों ने क्षेत्र एक्वायर करे। सिक्किम एक्वायर किया है, गोवा एक्वायर किया है, दमनदीव किया है हम लोगों ने, पांडिचेरी किया है। तो जो जब से हम लोगों ने इनको अपने देश में शामिल किया, जिस डेट से ये लोग हमारे देश में आए, तो उस डेट से क्या हुआ कि भारत की नागरिकता तत्काल रूप से इन लोगों को मिल गई। मतलब इन सारे देश के, इन सारे जो मतलब क्षेत्र के हैं, तो उन सब लोगों को भी जो है भारत की नागरिकता मतलब मिल गई। क्षेत्र अर्जन के द्वारा भाई, कि अगर कोई, मतलब कोई क्षेत्र जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, किया जाता है, तो उन्हें क्या होगा? तत्काल रूप से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें वेट करना पड़ेगा, उन्हें तुरंत जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। मिल जाएगी, ठीक है ना? ये सारी बातें हमने समझी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अब हम बात करेंगे नागरिकता समाप्त कर जो है वो कैसे होगी। तो नागरिकता समाप्त होने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से होंगे? नागरिकता समाप्त होने के तरीके हमने देखा था, 3 तरीके थे समाप्त होने के तरीके। कौन कौन से थे ये यहाँ पे? पहला था हमारा त्याग कर, है ना? त्याग कर, बाय रिनाउंसिएशन। यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई भी व्यक्ति है वो 18 प्लस है, कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है ना, कोई भी मेल या फिर फीमेल जो कि 18 ईयर्स प्लस है ना, 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं, तो क्या होगा? वो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं? नागरिकता अपनी त्याग सकते हैं।
स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और होगी कि अगर इनका कोई बच्चा है, इनका कोई नाबालिग बच्चा है, तो उस बच्चे की नागरिकता भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इनके नाबालिग बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। बीस कैसे होगी, समाप्त हो मतलब हो जाएगी। और अगर बच्चा ये चाहता है, जो नाबालिग बच्चा है, ये भारत का नागरिक भविष्य में बनना चाहता है, तो क्या होगा, जब ये 18+ हो जाएगा तो ये चाहे तो मतलब पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है दोबारा। लेकिन ये जो चीज होगी, ये जो हमारी मतलब त्याग कर मतलब बाय रिनाउंसिएशन जो हमारी त्याग मतलब नागरिकता खत्म होगी, वो युद्ध के टाइम नहीं हो सकती। अगर भारत का किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के समय कोई व्यक्ति जो है वो अपनी नागरिकता नहीं नहीं त्याग सकता है। युद्ध के समय अपनी नागरिकता कोई व्यक्ति नहीं त्याग सकता। जब स्थितियां नॉर्मल होंगी, युद्ध बंद हो जाएगा, उस तब जो है मतलब जो इनका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब तो एप्लीकेशन के ऊपर विचार किया जाएगा और इनकी जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। लेकिन युद्ध खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा इस कंडीशन में। आगे हम देखेंगे दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है। दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, वो है समाप्ति का। ठीक है ना, समाप्ति या फिर निरसन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो क्या होगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। 9 जो है हमारा, वहां भी ये वाली बात करी गई है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वंचित करके। ठीक है ना, वंचित कर। तो वंचित जो है वो डिप्राइव किसको किया जाएगा, डिप्राइव जो है वो सिर्फ 2 लोगों को किया जाएगा, जिन्होंने या तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली है, पंजीकरण के द्वारा, और या फिर देशीयकरण के द्वारा लिए। देशीयकरण के द्वारा मतलब या तो इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा लिए, और या फिर इन्होंने कैसे लिया, मतलब देशीयकरण के द्वारा ली है, मतलब बाय नेशनलाइजेशन। तो उन लोगों को क्या होगा, इनकी नागरिकता वंचित हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्या वजह है इसके पीछे, है ना, क्यों हो सकती है भाई, क्या वजह है। तो अगर ये जो है क्या है, मतलब इनके जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है। सपोज कि जब ये आए नागरिकता लेने के लिए, और इन्होंने जो भी अपने सर्टिफिकेट दिए वो क्या है, वो फेक है ना। इनके डॉक्यूमेंट कैसे है, फेक है, फेक डॉक्यूमेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, इनकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। दूसरी चीज क्या होगा, अगर ये किसी शत्रु देश से रिलेटेड है, किसी एनिमी कंट्री के हैं ये लोग, शत्रु देश से संबंध होने पर भी क्या होगी, इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तीसरी बात क्या होगी, अगर 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर क्या होगा, इन्हें अगर 2 साल की सजा हो जाती है, 2 वर्ष की सजा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नागरिकता इनकी खत्म हो जाएगी। चौथी जो बात होगी वो कौन सी होगी, वो होगी अगर ये लोग लगातार 7 वर्ष भारत के बाहर रहते हैं। लगातार क्या है, 7 वर्ष भारत के बाहर रहने पर, भारत के बाहर अगर ये लोग रहते हैं, तो क्या होगा, इनकी नागरिकता इस कंडीशन में भी खत्म हो सकती है। और जो लास्ट बात है हमारी, वो क्या है, वो है अगर ये संविधान का हमारा अनादर करते हैं,
उस कंडीशन में भी क्या होगा, संविधान का अनादर करने पर, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर क्या होगा, नागरिकता समाप्त मतलब हो जाएगी। ठीक है ना। किस किस को किया जाएगा, जिनके पास या तो देशीयकरण से नागरिकता मिली है या फिर पंजीकरण के द्वारा जिनको नागरिकता मिली है। और क्यों खत्म की जा सकती है, या तो उनके डॉक्यूमेंट फेक हो, या तो वो शत्रु देश से रिलेटेड हो कोई, या तो 5 वर्ष के अंदर उनको 2 वर्ष की सजा मिल गई हो, है ना, और या फिर लगातार 7 वर्ष जो है वो भारत के बाहर रहे हो, और या फिर संविधान के प्रति उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी डिसरेस्पेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उनकी नागरिकता पूरी तरह से क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक। आगे हम बात करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही रहते हैं एग्जाम्स में। तो और यहाँ से भी जो हमने सारे ये वाले जाने हैं, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है, हमेशा आता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास कर ली तो कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो कि आप मतलब यहाँ से छूटेगा, या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि कोई क्वेश्चन इसके बाहर बन सकता है। और आप लोग जो पीछे वाली क्लासेस हैं उनको भी देख करके आप ये चीज मतलब कर सकते हैं। आप लोग वो क्लास करिए और फिर साथ में क्या है, P/Q लगाइए और फिर देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज करके देखिएगा आप लोग, एंड कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप कितना क्वेश्चन वहां से कर पाते हैं। तो हम आगे हम बात करते हैं NRI की। NRI कौन होते हैं? NRI मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस। कौन होते हैं NRI? ठीक है, NRI जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है ना, इनके पास क्या होती है, भारत की नागरिकता होती है, भारत के नागरिक होते हैं ये। और रहते कहाँ पर है, ये जो है ये रहते विदेश में है। रहते कहाँ पर है, विदेश में है, विदेश में है। जैसे कि सपोज कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यूके गया है पढ़ाई करने के लिए, है ना, या फिर यूएसए गया है कोई अपना बिजनेस करने के लिए, तो क्या होगा, ये जो लोग हैं वो क्या होंगे, हम भारत के लिए NRI मतलब होंगे। सपोज कोई यूके पढ़ने गया है, ठीक है ना, या फिर यूएसए में क्या गया है, बिजनेस करने गया है ना, कोई व्यवसाय करने के लिए गया हुआ है, तो क्या होगा, ये जो लोग होंगे वो भारत के लिए कैसे होंगे, NRI होंगे। ठीक है ना। और क्या हो मतलब होगा इनके लिए, इनके पास क्या है, भारत का पासपोर्ट होता है, भारत का पासपोर्ट होता है। और क्या होता है, ठीक है ना, भारत का पासपोर्ट होता है। और ये लोग जो है भारत के बाहर कितने दिन रहते हैं, लगभग भारत के बाहर 182 प्लस डेज जो है ये भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है ना। और इनको वोट करने का राइट होता है, वोट टू राइट जो होता है वो इनके पास होता है। मतलब अगर ये चाहे तो वोट जो है मतलब कर सकते हैं, जब बाद में इलेक्शन होते हैं तो ये लोग वोट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग क्या है, जिनके पास भारत की नागरिकता है और वो भारत के बाहर लगातार जो है लंबे टाइम तक जो है मतलब रहते हैं भारत के पासपोर्ट पर, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग PIU की। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझने के लिए। ठीक है ना। तो जो PIU है वो कौन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब कि कौन होते हैं ये लोग, मतलब जिनके माता पिता जो है वो कौन हो, सपोज इनके दादा दादी माता पिता, है ना, दादा दादी या फिर इनके जो माता पिता है वो भारत के नागरिक हो। ये लोग कौन थे, ये भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक। और ये कौन है, इनके पास कहाँ की नागरिकता है, इनके पास विदेश की नागरिकता है ना, ये विदेशी नागरिक है। ये कौन है, विदेशी नागरिक है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कौन होंगे, सपोज कि किसी के दादा नाना वो भारत में रहे और इनकी जो मदर संतान है, इनकी जो औलादे हैं वो क्या है, भारत के बाहर चली गई किसी भी दूसरे कंट्री में और वहां जाकर के रहने लग गए, वहां जाके बिजनेस करने लगे और वहीं की उन्होंने नागरिकता भी ले ली। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, सपोज कि आप हो, है ना, आप क्या है, आप यूके चले गए, यूके जाके आपने कोई बिजनेस कर लिया, अब आपके जो बच्चे होंगे वो भारत के लिए, आपके जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, भारत की मतलब
अ, आपके जो बच्चे उन्होंने क्या किया, मतलब यूके की ही नागरिकता जो ले ली उन लोगों ने, तो वो लोग क्या होंगे भारत के लिए पीआईओ होंगे, क्योंकि आप कौन है, आप उनके दादा हैं या फिर आप उनके फादर हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मतलब किसी के दादा मतलब दादी या माता पिता क्या है भारत के नागरिक हो, और उनके बच्चे बाहर जाके मतलब रहने लग गए हों और वो लोग बाहर की उन्होंने नागरिकता भी ले, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जिनका कभी ना कभी भारत से संबंध रहा है या जिनके जो पूर्वज हैं वो कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं पीआईओ। अब हम बात करेंगे ओसीआई की, कि ओसीआई कौन होते हैं। ठीक है ना, ओसीआई कौन होते हैं, ओसीआई होते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसको हम समुद्र पारीय नागरिकता भी कहते हैं, समुद्र पारीय नागरिकता भी से कहते हैं। ये क्या है, ये सिर्फ एक स्टेटस है ना, ये किसी तरह की कोई ड्वेल मतलब सिटीजनशिप नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब ये कोई नागरिकता नहीं है, ये क्या है, बस सिर्फ एक सिंबल है, सिर्फ एक स्टेटस है ये, ठीक है ना, एक दर्जा है। इसको देने के लिए क्या किया गया था, ये जो क्या है ये स्टेटस है ओनली, मतलब एक दर्जा है ये। और इसके लिए जो है मतलब एक एलएम सिंघवी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, एलएम सिंघवी। तो उसके एक समिति बनाई गई थी और इसके लिए, और वो समिति बनाई गई थी 2000 में, और 2000 में बनाई गई थी, और 2002 में क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट आई इस समिति की, और 2003 से क्या हुआ, स्टेटस देना ये शुरू हो गया। 2002 में इनकी रिपोर्ट आई और 2003 से ये स्टेटस देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 2005 से जो सभी देश के जितने भी पीआईओ हैं, 2005 से क्या हुआ, किसी भी देश का पीआईओ वो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता था, किसी भी देश का पीआईओ क्या कर सकता था, इस चीज के लिए मतलब ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी था, कौन कौन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो इसमें शामिल नहीं थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दोनों देश के नागरिक क्या है, यहाँ इन दोनों देशों के लोग जो है इसके इसमें शामिल नहीं थे, ये दोनों देश जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे पीआईओ के इसके लिए, ओसीआई के लिए। अब ये जो स्टेटस था वो क्यों बनाया गया, आखिर वजह क्या थी इस स्टेटस को बनाने की, है ना, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों मतलब बनाया गया। तो इसके इसके बनाने के पीछे वजह क्या थी, मतलब क्योंकि ये जो लोग होंगे उनको क्या होगा, अगर वो भारत में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको वहां पे सहूलियत मिलेगी। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि लोग भारत में आए और भारत में इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट में इनको छूट दी गई यहाँ पे। ठीक है, रिलैक्सेशन जो है दिया गया इन्वेस्टमेंट में। दूसरी बात क्या की गई, दूसरी बात मतलब ये जो लोग होंगे इनको विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना, मतलब सपोज कि विदेशियों की तरह कैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, सपोज कि ये किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाता है, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, सपोज ताजमहल गए या फिर लाल किला गए, तो वहां पे क्या होती है, दो तरह की विंडो होती है ना, एक विदेशियों के लिए होती है और दूसरी जो है वो नागरिकों के लिए होती है। तो जो इंडियन वाली लाइन होती है उसके जो रेट होते हैं वो क्या होता है, सपोज 10 या 20 है, तो जो विदेशियों की टिकट होती है वो कितने की होती है, वो सब मतलब 500 से 500 600 या फिर मतलब उससे ज्यादा कितने की भी मतलब हो सकती है। तो वहां पर अगर ये लोग जाते हैं, ओसीआई होल्डर, ओसीआई कार्ड ओसीआई कार्ड होल्डर अगर कोई है और वो जाता है वहां पर, तो उसको क्या होगा, विदेशी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसको जो टिकट होगा वो कैसे होगा, वो मतलब जितना भारतीयों का है उतना ही टिकट उन लोगों से भी लिया जाएगा। और एजुकेशनल बेनिफिट भी इसी तरह से है इन लोगों के यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इनको विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता भारत में, नहीं किया जाता। ठीक है ना, और क्या है इनको, इनको क्या है, लाइफ टाइम के लिए वीजा मिल जाता है। अब क्या है, इनको बार बार ऐसा नहीं है कि बार बार ये लोग अपना वीजा रिन्यू कराएं, जब भी चाहे बात आ सकते हैं, तो इनको जो है बार बार
इनको आजीवन काल के लिए क्या हुआ, वीजा मिल जाता है। आजीवन काल के लिए वीजा के लिए इनको जो है वीजा मिल जाता है। वीजा मिल जाता है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, अगर कोई बंदा रिसर्च के फील्ड में आना चाहता है तो उसको ऐसा नहीं मतलब मिलेगा, तो उसको आजीवन काल के लिए वीजा नहीं मिलेगा, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा जितनी बार भी वो भारत आना चाहेगा। जबकि जो ओसीआई कार्ड होल्डर मतलब होते हैं बाकी अदर चीजों के लिए, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए आना चाहे, स्टडी के लिए मतलब आना चाहे भारत में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन लोगों को ये सारे के सारे बेनिफिट जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। और क्या होगा, अगर कोई मतलब 5 साल तक यहाँ पे रहता है, अगर कोई 5 वर्ष तक ओसीआई कार्ड होल्डर होता है, तो 5 वर्ष तक ओसीआई कार्ड होल्डर उसको भारत की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है 5 वर्ष के अंदर। ठीक है ना, भारत की नागरिकता के लिए वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ इनको, अभी हमने देखा था कि जो हमारे पीआईओ होते हैं उनको 7 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर कोई अगर देशीकरण के द्वारा कोई भी मतलब विदेशी भारत में आता है तो उसको कितने साल रहना पड़ेगा, उसको 12 साल भारत में रहना होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर है उसको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना रहना पड़ेगा, 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। कितना कम हो गया इनका टाइम। तो इस तरह के जो सारे बेनिफिट्स हैं ये यहाँ पे इन लोगों को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि और सारी बातें, जैसे कि इलेक्शन नहीं मतलब लड़ सकते, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं हो सकता, ये भारत में जमीन नहीं मतलब खरीद सकते, तो ये जो सारी सुविधा है वो सारी इनको नहीं मिलेगी। बस ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे इन लोगों को मिलती हैं। अब क्या है कि एक चीज यहाँ पे भारत सरकार ने कर दी है कि जो हमारा पीआईओ का जो स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया 2015 में। तो जो हमारा सीएए एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो है उसके अंदर चेंज किया गया। एक कब किया गया ये वाला चेंज, ये किया गया हमारा 2015 में। और यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो पीआईओ है, पीआईओ प्लस ओसीआई, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है ना, अब सिर्फ एक स्टेटस बचेगा, कौन सा, ओसीआई। अब सिर्फ ओसीआई कार्ड होल्डर ही बन सकता है। ठीक है ना, समझ आई होंगी आप लोगों को सारी बातें, सारा कंफ्यूजन जो है इन सारी चीजों से रिलेटेड दूर हुआ हो। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, सीएए कानून की, कि सीएए जो कानून था उसको लेकर के देश में इतने बड़े दंगे हुए, किस वजह से हुए, क्या कारण थे उन सारी बातों के, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था सीएए, जिसे हम मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं सीएए 2019। सबसे पहले तो जानेंगे हमारा जो एक्ट था वो बना कैसे था। ठीक है ना, हमने बात करी थी हमारा एक एक्ट था सीएए 1955। तो इसमें जब संशोधन किया गया, इसमें जब अमेंडमेंट किया गया, मैंने बताया अभी मतलब 15 में भी हुआ था, और जब यहाँ पे 19 में इसमें अमेंडमेंट किया तो ये क्या हुआ, ये जो बिल था वो बन गया सीएए 2009, मतलब ये एक्ट बन गया। ठीक है ना, और कोई भी जो बिल है वो एक्ट कैसे बनता है, पहले वो दोनों सदनों से पारित होता है, लोकसभा से और राज्यसभा से, उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे वो अनुमति जो है मतलब देते हैं, और उसके बाद ही कोई बिल जो है वो एक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, वैसे ही जो है ये वाला हमारा एक्ट बना। तो क्या क्या चीजें थी इस एक्ट के अंदर, क्यों इस चीज के ऊपर मतलब देश में वो हुआ, विद्रोह हुआ। तो यहाँ पे 3 देश थे और 6 धर्म की बात करी गई। सबसे पहले हम जानेंगे वो 3 देश कौन कौन से हैं, क्वेश्चन भी हमेशा यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, पूछ लेगा यूपीएससी में या यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में कि कौन कौन से देश हैं जो कि सीए कानून में शामिल किए गए। तो यहाँ पे 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और जो है हमारा अफगानिस्तान। और इन तीनों की 6 कम्युनिटियां, मतलब 6 धर्म के लोग। वो 6 धर्म जो है कौन कौन से हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है ना, तो ये जो 6 धर्म के लोग हैं, अगर ये इन 3 देशों से आते हैं भारत में
और यहाँ पे इस चीज के लिए एक डेट भी डिसाइड करी गई। वो जो डेट थी वो क्या थी? वो थी 31 दिसंबर 2014। अगर इन तीन देशों से, ठीक है, अगर इन तीन देशों से इन 6 धर्म के लोग इस डेट से पहले आ जाते हैं तो उन देशों को क्या होगा? उन देशों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जबकि अब से पहले क्या था? अब से पहले था कि अगर कोई भी मतलब किसी भी देश का कोई भी अवैध प्रवासी है, मतलब अभी तक इन लोगों को अवैध प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, क्यों रखा जाता था? क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते थे या फिर इनके फेक डॉक्यूमेंट मतलब होते थे। अवैध प्रवासी हम किसको बोलते हैं? अवैध प्रवासी हम बोलते हैं उसको जिसके पास या तो वैलिड सर्टिफिकेट ना हो या फिर उसकी जो वीजा है उसकी टाइम ड्यूरेशन खत्म हो मतलब हो गई हो। तो इस तरह से जो दोनों तरह के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अवैध प्रवासी होते हैं। और इस डेट से पहले भी इन लोगों को अवैध प्रवासी ही माना जाता था। लेकिन जब ये डेट डिसाइड करी गई, इसमें बोला गया कि अगर इन तीन देशों से ये 6 धर्म के लोग भारत में आते हैं तो वो क्या होंगे? इसके बाद में वो भारत की उनको नागरिकता यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, विरोध क्यों किया गया भाई? बात तो बड़ी सिंपल सी है ना? तो विरोध किया गया इसलिए क्योंकि इसमें एक दिख रहा होगा, एक धर्म मतलब शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है शामिल? इसमें मुस्लिम जो है वो शामिल नहीं है। तो मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया, इस वजह से ही इन लोगों ने क्या हुआ? इसका मतलब विरोध किया। देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं। ये वाली चीज हुई मतलब पहली बात तो कि इन 6 लोगों इन 6 धर्म के लोगों को क्या किया गया? भारत की नागरिकता यहाँ पे दे दी गई। और तर्क क्या रखा भारत सरकार ने? इसका तर्क रखा कि जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, जो 6 धर्म के लोग हैं, इनके साथ में क्या होता है? अत्याचार किया जाता है, इनका उत्पीड़न किया जाता है। इन देशों में क्या होता है? इन तीनों देशों में, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान हो, इन तीनों देशों में इन हिंदू धर्म के जो लोग हैं इनके साथ में क्या होता है? इनका हैरेसमेंट होता है ना? तो इसीलिए क्या है, अगर ये भारत में आते हैं, शरणार्थी हैं भारत के लिए, अब इनको क्या किया गया? एज ए शरणार्थी ट्रीट मतलब किया गया कि अगर ये लोग आते हैं भारत में तो इनको नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि ये लोग क्या है वहां पे? अल्पसंख्यक हैं, और जबकि मुस्लिम जो है वो क्या है? वहां पे बहुसंख्यक है। तो इसलिए जो है ये सारे लोग क्या होंगे? ये सारे लोग जो है भारत के नागरिक बनने के योग्य होंगे। दूसरी बात क्या करी गई कि जो देशीयकरण के द्वारा अभी हमने जाना था कि नागरिकता अगर कोई लेना चाहता है देशीयकरण के द्वारा तो उसको कितने साल रहना पड़ेगा भारत में? देशीयकरण की जो परिभाषा थी उसमें यहाँ पे चेंज किया गया। देशीयकरण द्वारा नागरिकता अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो हमने बताया था अभी यहाँ पे उसको 12 साल रहना होता है ना? 12 साल कैसे कैसे 11 साल तो जो है कभी भी रह सकता है, लेकिन 1 साल क्या है? उसको लगातार भारत में रहना होता है। अगर इस तरह से 12 साल कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसको देशीयकरण के द्वारा क्या होगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि अगर इन तीन देशों के लोग हैं, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अगर लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये 6 कम्युनिटियां हैं, तो इनको क्या होगा? अब सिर्फ 5 वर्ष भारत में रहना होगा केवल, है ना? केवल ये लोग क्या है? 5 वर्ष भारत में रहेंगे और इनको नागरिकता मिल जाएगी, है ना? तो वही बात यहाँ पे हुई। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या हुआ? मतलब मुस्लिमों में आक्रोश हुआ। क्योंकि क्या हुआ? यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक कंपैरिजन अगर हम करें तो सपोज कि यहाँ पे हिंदुओं को रखा जाए और यहाँ पे मुस्लिम्स को रखा जाए तो क्या होगा भाई? एक तो इनको क्या हुआ? इनको यहाँ पे नागरिकता मिल गई, है ना? इनको क्या हुआ? नागरिकता मिल गई। और ये लोग कैसे बचे? ये लोग अवैध प्रवासी रहे अभी भी। अब ये कहाँ जाए, है ना? ये अवैध प्रवासी रहे अभी भी। तो और क्या हुआ भाई? अगर ये लोग 5 साल यहाँ पे रहते हैं, 5 वर्ष ये लोग भारत में रहते हैं तो इनको नागरिकता मिल जाएगी देशीयकरण के द्वारा। लेकिन इनके लिए क्या है? अभी भी 12 साल इनको यहाँ पे जो है रहना होगा। तो इसलिए देश में दंगे हुए और मतलब कहा गया कि भाई भारत में तो क्या है? समानता का अधिकार है, तो भारत में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। भारत तो सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करता है। तो भारत सरकार का सेम वही वाला तर्क था कि जो ये 3 देश है यहाँ पे ये लोग क्या है? अल्पसंख्यक हैं और इनके साथ में कोई टॉर्चर मतलब इनके साथ में टॉर्चर होता है, लेकिन जो बाकी अदर कंट्रीज है वहां पे इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसलिए क्या है? यहाँ पे हम इन सारी चीजों को मतलब सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी के लिए हम कर सकते हैं। एक और टॉपिक हमारा बस लास्ट छोटा सा बच जाता है, एनआरसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी मैं इसी में कंप्लीट कर देती हूँ। एनआरसी, तो एनआरसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है एनआरसी? इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एनआरसी ये क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, है ना? क्या होगा ये? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर।
ये जो रजिस्टर है क्यों बनाया गया, क्या वजह थी इसकी? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो था हमारा 97 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, मतलब बांग्लादेश जो था पहले क्या था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, और 71 में क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको हमने मतलब उसको जो है बांग्लादेश बना दिया गया यहाँ पे। जब बांग्लादेश बनाया गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो हमारा भारत का पार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बांग्लादेश था, और यहाँ से असम के अंदर जो है लगभग 40 लाख लोग जो थे यहाँ असम में आ गए, ठीक है ना। 40 लाख लोग, आप लोग समझते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग किसी देश में या फिर किसी राज्य में घुस जाए तो वहां की जो कंडीशन है या वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसके पास किस तरह से मतलब एकदम से बोझ पड़ जाएगा। तो ये सारी जब चीजें यहाँ पे हुई तो इनके नागरिकों ने क्या हुआ, यहाँ पे जो है विरोध किया। तो असम में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, छात्र आंदोलन हुए असम में, है ना। यहाँ पे छात्र आंदोलन हुए, क्यों हुए, इसीलिए क्योंकि ये चाहते थे मतलब सेव नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो अवैध प्रवासी है उनको असम से बाहर किया जाए, उन लोगों की ये डिमांड थी। तो इस चीज के लिए क्या हुआ, यहाँ पे उस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, और उसके बाद में 1985 में क्या हुआ कि राजीव गांधी आया और उन्होंने यहाँ पे एक असम अकॉर्ड मतलब असम समझौता कराया, असम समझौता कराया। उसमें क्या क्या चीजें बात करी गई, उसमें चीजें करी गई कि जो भी व्यक्ति 24 मार्च, है ना, 24 मार्च 1971 के पहले आया था, वो क्या होंगे उनके बारे में मतलब विचार किया जाना था। और उसने भी जो कि 1951 से लेके 61 तक आ गए, उनको क्या है भारत की नागरिकता मिलेगी, और उनको जो है मतलब वोटिंग का अधिकार भी मिलेगा। और दूसरी बात जो है, जो 61 से लेकर कब आए, 71 तक आए, उनको यहाँ पे वोट का राइट नहीं मिलेगा, वोट का राइट जो है इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा इन लोगों को। तो मतलब बेसिकली क्या है, ये जो था मतलब एक नागरिकता, भारत के जो नागरिक है, नागरिकता की लिस्ट थी, भारत की नागरिकता की लिस्ट है ये। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारत के बाहर करना है, ठीक है ना, अवैध प्रवासियों को भारत के बाहर करना है, अवैध प्रवासी जो है उनको क्या करना है, भारत के बाहर करना है, भारत के बाहर इन लोगों को यहाँ पे जो है करना है, ठीक है ना। तो क्या है कि नागरिकता की लिस्ट है, और ये जो है केवल क्या है, केवल और केवल अभी असम में ही फिलहाल है, और बाकी किसी भी मतलब राज्य में अभी नहीं है। लेकिन जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि इसको जल्दी ही पूरे भारत में मतलब लागू किया जाएगा। तो उस तरह की जो चीजें हैं आज हमने यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर किए। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्तों के ग्रुप से वहां भी सभी में शेयर कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे मौलिक अधिकार की वीडियो में। थैंक यू।